हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहले न्यूज़ जो है, आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे हुई एक्सरसाइज का नाम याद रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है ओशियन स्काई 2025। इसे इसलिए याद रखना पड़ रहा है क्योंकि इसमें बच्चे इस बार भारत के द्वारा हिस्सा लिया गया है। ठीक है, और भारत जो है नाटो कंट्री नहीं है, जबकि जो आपका ओशियन स्काई है इसमें जो है नाटो मेंबर ही हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से गैर नाटो देश ने इस बार ओशियन स्काई एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? तो आपको याद रखना है कि भारत ने लिया है। ठीक है, मतलब कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है यहाँ पे आपका हिस्सा लिया गया। 20 से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है बच्चे? स्पेन ने। ठीक है, इसका आयोजक जो है इस बार स्पेनिश वायुसेना थी, मतलब कि इनके द्वारा ये आपका होस्ट किया गया है। तो इसका आपको याद रखना है, और इसका अभ्यास का नाम भी आपको याद रखना है, ओशियन स्काई। ठीक है, और नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्काई है तो मतलब जितनी भी आपके मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो है एयरफोर्सेस के द्वारा यहाँ पे हिस्सा लिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे आपका एक चक्रवाती तूफान का नाम याद रखेंगे। इस चक्रवाती तूफान का नाम है मोंथा। ये कहाँ पे आया है? ये है आपका बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है चक्रवाती तूफान मोंथा, और यह है 2025 का पहला बड़ा चक्रवात है जो कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में विकसित हुआ है। इससे कौन से स्टेट हैं जो कि इफेक्ट हुए हैं? इसमें आपका आंध्र आता है, उड़ीसा आता है, तमिलनाडु आता है। ठीक है, आसपास के इलाकों में भारी बारिश जो है आपका दिखा गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बच्चे मोथा। उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है यहाँ से वो आता है कि जैसे मोथा नाम है ये किसने रखा है? तो मोथा नाम जो है आपका दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, थाईलैंड ने जो है इस चक्रवात को नाम दिया है। अगली न्यूज बच्चे आपके स्टेट से है। स्टेट है आपका जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अक्टूबर 2025 में जम्मू और कश्मीर में 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को 4 साल के अंतराल के बाद बहाल कर दिया गया। बहाल में समझते हैं ना, दोबारा से रिज्यूम कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। तो पहले थोड़ा सा इस चीज के बारे में हम देखते हैं कि दरबार मूव एग्जैक्टली है क्या। तो दरबार मूव जो है बच्चे आपका 1872 में शुरू हुआ था, जब महाराजा गुलाब सिंह ने शिमला से सेंट्रल सरकार की तरह राजधानी गर्मियों मतलब कि श्रीनगर और शीतकाल में जम्मू स्थानांतरित करने की पद्धति अपनाई थी। ठीक है, तो इस व्यवस्था को जून 2021 में रोक दिया गया था और अक्टूबर 2025 में पुनः बहाल कर दिया गया है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। ये परंपरा के तहत नागरिक सचिवालय, अन्य सरकारी कार्यालय जम्मू शीतकालीन राजधानी और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी के बीच में स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग अगर इंडियन स्टेट की कैपिटल याद करते हैं, है ना, तो आप लोग देखते हैं कि कुछ हमारे देश में ऐसे स्टेट हैं जिनकी कैपिटल दो दो जगह है, और उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये जो है हिमालयन स्टेट है और यहाँ पे सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। ठीक है, भारी बर्फबारी के चलते यहाँ पे पूरा का पूरा शहर जो है आपका जाम हो जाता है। तो वही हाल बच्चे श्रीनगर के भी होते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो श्रीनगर है। गर्मियों में पिघल जाता है, पूरी की पूरी डल लेक वहां पे जो है सर्दियों में जम जाती है। ठीक है, तो इस कारण से जो है जो भी कामकाज बच्चे वहां का होता है ना सर्दियों में, वो होता है आपका जम्मू में। तो ये जो आपका मेन जो हेडक्वार्टर्स है, सचिवालय है, नागरिक सचिवालय है, इनको एक्सचेंज करने की जो प्रथा हम कह सकते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की प्रथा जो है आपका, इसे कहा जाता था आपका दरबार मूव। ठीक है, तो दरबार मूव जो है दोबारा से 2025 अक्टूबर में स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी बच्चे आपका ये है, मतलब कि जम्मू कश्मीर जो है पहले आपका स्टेट हुआ करता था। जब से यूनियन टेरिटरी आपका हुआ है तब से ये जो परंपरा थी ये थोड़ी सी आपकी रुक गई थी, लेकिन दोबारा 4 साल के बाद इसे स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना। अब यहां से स्टैटिक जो प्रश्न बनेगा, जो एक अच्छे लेवल का प्रश्न बनेगा, ये बनेगा आपका कि दरबार मूव की शुरुआत जम्मू कश्मीर में किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बच्चे कि महाराजा गुलाब सिंह जो है इसको शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो महाराजा गुलाब सिंह को जाता है। ठीक है, तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बनेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, और बच्चे मुझे आप लोग ये बताएंगे, बहुत बार आपको बताया हुआ है, कौन से और दो हिमालयन स्टेट ऐसे हैं जिनकी 2 कैपिटल्स हैं। ठीक है, 2 हिमालयन स्टेट ऐसे और जिनके की 2 राजधानियां हैं। ठीक है, आप मुझे नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। अगली न्यूज बच्चे आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। डी गुकेश ने ओपन सेक्शन में अपनी टीम सुपर चेस रोमानिया की ओर से खेलते हुए व्यक्तिगत बोर्ड प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता है। दिव्या देशमुख अगेन इंडियन खिलाड़ी है। इन्होंने महिला सेक्शन में अपनी टीम कैसल चेस मोन्टो कार्लो यानी कि मोनाको की ओर से खेलते हुए व्यक्तिगत बोर्ड प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो बेसिकली दोनों ही बच्चे आपका यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और दोनों ही जो है आपके भारत के खिलाड़ी हैं, लेकिन जहां पे जिस टूर्नामेंट में एक आपका खेल रहे हैं ना, ये अलग टीम को जो है लीड कर रहे हैं। जैसे कि आपके जो डी गुकेश है ये रोमानिया की टीम को जो है आपका लीड कर रहे हैं, और दूसरी जो आपके दिव्य देशमुख है ये जो है आपका मोनाको की टीम को लीड कर रही है। ठीक है, तो दोनों को बस आपको याद रखना है कि इन दोनों ने जो है आपका ओपन सेक्शन, ठीक है, इन्होंने जो है आपका यहाँ पे गोल्ड मेडल दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए जीता है। ठीक है, और ये बच्चे आपका कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका ग्रीस में। ठीक है,
अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड को जैव विविधता और लौह अयस्क भंडारों से समृद्ध सारंदा वन के 314 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उसके नाजुक परिस्थिति के तंत्र की रक्षा के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दे दिया है। ये बच्चे आपको याद रखना है। अभी एक हफ्ते का टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जल्दी से जल्दी झारखंड सरकार को इस क्षेत्र को, जो सारंदा वन वाला क्षेत्र है ना, इसको जो है वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि बहुत ही हाईली सेंसिटिव जो है आपका ये है। यह भारत के सबसे समृद्ध साल वन क्षेत्रों में से एक है। यह फैसला राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के जुलाई 2022 के आदेश के अनुपालन की मांग वाली याचिका से आया है। ठीक है, तो ये आपको बच्चे याद रखना है कि ये सारंदा वन कहाँ पे है, किसके कारण ये आपका चर्चाओं में है। आपको याद रखना है झारखंड को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आपको जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र को क्या करना है, वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें राज्य से सारंदा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने पर विचार करने को कहा गया है। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये झारखंड के स्टेट को कहा है। अगली न्यूज बचे आपकी अगेन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने काले हिरण ब्लैक बक को उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने के लिए 2021 से लेकर के 2026 तक 5 साल पुनः परिचय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य में लागू किया गया है। अब ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये आपको किसी एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बारनवापारा ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है बच्चे, ये कहाँ पे है आपका, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क और बिलासपुर के जो कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन है वहां से टोटल 77 काले हिरण जो है स्थानांतरित किए हैं, यानी कि यहाँ लाए गए हैं। तो आपको ये वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम याद रखना है, बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य है किधर बच्चे, आपका छत्तीसगढ़ में है। और किस चीज को बचाने की बात हो रही है यहाँ पे, काले हिरण यानी कि ब्लैक बक को बचाने की बात हो रही है। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत काले हिरण का शिकार करना बैन है, प्रतिबंधित है। ठीक है, इसका एक बहुत ही फेमस केस है, सलमान खान वाला, आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार, है ना। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। अगली न्यूज है आपका एक वैसे इंटरनेशनल है लेकिन इंडिया से रिलेटेड है। अभी हाल ही में चाइना में बीजिंग में भारतीय दूतावास में नोबेल प्राइज विनर, हमारे जो पहले नोबेल प्राइज विनर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी प्रतिमा यानी कि स्टैचू का अनावरण किया गया है। ठीक है, मूर्तिकार यानी कि जिन्होंने बनाया है वह बच्चे आपका युवान शिकुन चीन में, और भारतीय राजदूत जो है आपके प्रदीप रावत यहाँ पे है। ठीक है, तो उन्होंने जो है आपका इसका इनॉग्रेशन यहाँ पे किया है। आपको याद रखना है बच्चे, ये स्कल्पचर जो है आपका बनाया गया है यहाँ पे, और किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। कहाँ पे आपको पूछा जाएगा कौन से देश के दूतावास में, तो ये है आपका चाइना में। ठीक है, चाइना बीजिंग में। अगला बच्चे महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने मुंबई में मोदीज मिशन नाम की बुक का विमोचन किया है। तो अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एक तो जिन्होंने विमोचन किया है, जो मिनिस्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है, दोनों का नाम याद रखेंगे। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, वर्तमान में गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, दोनों के द्वारा विमोचन किया गया है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट नाम होता है बच्चे राइटर का, इनका नाम है वकील वर्जिश देसाई। ठीक है, तो वर्जिश देसाई के द्वारा किताब को लिखा गया है, और नाम आपको याद रखना है, मोदीज मिशन जो है बुक का नाम है। इसे जो है आपका लॉन्च किया गया है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी आज की खबरें खत्म होती हैं, और बहुत ही कम जो है आज की न्यूज है। आई होप आपको अभी इसी समय याद हो जाए। ठीक है, और एक कोशिश बच्चे कर लेना, अभी 31 से आरआरबी जेईई के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी तक जैसे आपकी जर्नी रही, बाकी एग्जाम्स में आप लोग फंसे रहे, ये फिर आरआरबी जेईई को लेकर के जो है आपकी अनिश्चितताएं रही। हमें नहीं मालूम था कि कब जो है नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा, है ना। तो बहुत सारे जो है आपके डायलेमा के साथ में, डाउट के साथ में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना। लेकिन अब जाकर के बच्चे आपका नवंबर, है ना, मतलब कमर कस लेनी है कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे जो है इसे कम से कम 1-1.5 महीने तक रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बच्चे आपका रिवीजन का। ठीक है, रिवीजन करिए इस वाले पोर्शन को। ठीक है, और जो है अच्छे से जो है सिलेबस कंप्लीट करिए। ठीक है, तो कमर कस लीजिए, बस आपको तैयार रहना है इस बार का जो आरआरबी जेईई है आपका, वो क्लियर करने के लिए। ठीक है, और हर साल जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अपना समय बच्चे वेस्ट ना करें। ठीक है, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, ये जो आपके बीच में ऐसे बफर जोन आ जाते हैं ना एग्जाम्स के बीच में, एग्जाम होना है फिर नहीं होना है, होना है नहीं होना है। ठीक है, कभी 1 महीने लगे हुए हम बिल्कुल
पूरी तरीके से तैयारी में झुके हुए हैं, फिर बीच में बिल्कुल ही किताबें छोड़ दी हैं, तो ये नहीं करना है बच्चे। ठीक है, अब जो है अपने जो स्ट्रैटेजी है, अपना जो टाइम टेबल है वो जो है बना लीजिए। ठीक है, फाइनल आउट उससे कर लीजिए कि हाँ जो है मुझे यही पढ़ना है, मुझे जो है आपकी ये चीज़ें करनी है। ठीक है, और वो जो है बच्चे आप तैयारी आप उस पर जो है आगे चलते जाइए। ठीक है, तो ये बच्चे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी जो है आपके फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे, 31 है। ठीक है, और जो वैकेंसीज वाली बात है कि वैकेंसीज बढ़ेंगी घटेंगी, इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, कि एटलीस्ट क्या है ना बच्चे, ये जो चीज़ें आपकी है ना वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। ठीक है, आप जो है इतनी अच्छे से मेहनत करिए, इतना मैं कहूँगी कि लायक अपने आप को बनाइए कि कहीं पे भी अगर 2 वैकेंसीज भी हो तो आपका नंबर वहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इतना जो है आपको मेहनत करनी है, इतना जो है हार्डवर्क आपको देना है, और वो बच्चे आपका फिर लाइफ टाइम के लिए आपकी लाइफ सेट है, आपके घर वालों की लाइफ सेट है। ठीक है, तो वो जो है आप करिएगा। उसके अलावा आरआरबी जेई के लिए जो है आपके सीबीटी 1 के खास करके सीबीटी 1 को बच्चे बहुत ही हल्के में लेते हैं और उसके बाद में फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता है। उसके पीछे रीजन क्या है, सीबीटी 1 में जो है अगर आपने अच्छे क्वालिफाई कर लिया, चलिए आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन कई बार आप लोग देखते हैं कि बच्चा क्वालिफाई कर लेता है लेकिन सारी पोस्टों के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सीबीटी 2 के बाद में जब फाइनल मेरिट बनती है वहां पे बाहर हो जाता है। तो ये वाली गलती नहीं करनी है, सीबीटी 1 को अच्छे से सीरियसली लेना है। ठीक है, अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ में सीबीटी 1 आपके क्वालिफाई करना है। जब अच्छे नंबर के साथ में क्वालिफिकेशन होगा तो फिर सी बात है कि सारी की सारी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे, और अगर सारी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया होगा तो ज्यादा चांसेस है कि सीबीटी 2 के बाद भी फाइनल मेरिट में आपका नाम आए। तो सीबीटी 1 को हल्के में नहीं लेना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है मुझे, ये सोच करके मत चलना मुझे। ठीक है, कि मुझे क्वालिफाई करना है। मैक्सिमाइज करिए अपने स्कोर को, जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा अपने आप को पुश करना आप कर सकते हैं उतना ज्यादा पुश करिए। ठीक है, अच्छे से जो है आरआरबी जे के लिए तैयारी करिए, सीबीटी 1 में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। बच्चे मैंने ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिन्होंने नॉन टेक्निकल जो है आपका पढ़ा नहीं है, सिर्फ उनका जो एकेडमिक नॉलेज है, जो उन्होंने एकेडमिक्स में अच्छा पढ़ा है, ठीक है, कॉलेजेस में जो उन्होंने पढ़ा है, रीजनिंग और मैथ्स का जो उनको बेसिक नॉलेज है, साइंस का भी जो बेसिक नॉलेज है, उसके बेस पे वो सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, पूरे एग्जाम प्रोसेस को पास करने की बात है, और पूरे एग्जाम प्रोसेस में आपका सीबीटी 2 भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए सारी की सारी जो पोस्ट है उनके लिए क्वालिफाई होना जरूरी है। अपने नंबर्स को, अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना जरूरी है। बस ये दिमाग में मत चलना कि सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया मैंने, सीबीटी 1 क्वालिफिकेशन के लिए नहीं है ओनली। ठीक है, वो जो है अपने स्कोर को जितना अच्छा रखेंगे, जितना बेहतर रखेंगे, उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस जॉब को लेने के लिए। ठीक है, तो सीबीटी 1 को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आप जो है मेकेडीजी मैकेनिकल पे अगर जाएंगे ना, वहां पे आपको जो है कोर्सेज मिलेंगे, है ना। वैसे तो आप लोग ज्यादातर बच्चे वही हैं जिनको हमेशा सारी चीजें मालूम रहती हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, कोई नया स्टूडेंट है बच्चे तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 कॉम्बो बैच आपका चल रहा है। एएलपी जेईई दोनों के लिए प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल साइंस है, जीके है आपका। ठीक है, सब कुछ जो है आपको इस कोर्स में मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल जो है अभी तो कोर्स लगभग जो है आपका खत्म हो गया है, तो लाइव क्लासेस तो आपकी चली गई हैं, लेकिन एग्जाम से पहले जो है प्रैक्टिस सेशन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, गाइडेंस सेशन आपको दिए जाएंगे, तो सब कुछ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आपके अकॉर्डिंग भी जो भी आपकी नीड होगी, जो भी आपको चाहिए होगा, वो चीजें आपको मिलेंगी। और उसके अलावा आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के अगर आप लोग करना चाह रहे हैं बच्चे, तो आरआरबी जेईई टेक्निकल जो है बैच आपके लिए है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपका ये वीआईपी एंट्री भी है, तो ये भी आपको मिलेगा। उसके अलावा मेक इट इजी सिविल बच्चे, हमारा सिविल के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है, तो सिविल वाले बच्चे भी जो है ध्यान से सुन लीजिए। आपके लिए जो है कॉम्बो जो ये बैच है ना, वो आपका सिविल पे भी है, जिसमें कि आरआरबी जेईई और एएलपी है ना, दोनों जगह दोनों के लिए जो है आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो अगर आप लोग सीबीटी 1 के लिए सीरियस हैं, और सीरियस होने के पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया कि इसलिए आपको सीरियस होना है। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स जो है आपका कंप्लीट है, आप जो है जहां से चाहे, जो भी टॉपिक से चाहे, जहां पे आपको लगता है कि ये वाला सेक्शन मेरा वीक है, वहां से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बच्चे जल्दी से जल्दी जो है खत्म करिए। ठीक है, और अच्छे से जो है फॉर्म भरिए। फॉर्म के रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है, तो वहीं पे प्रोसेस रोक दीजिए। पिछली बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक करी है, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है बच्चे। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, तो उस प्रोसेस को वहीं पर रोक देनी है। पहले डाउट क्लियर करना है, उसके बाद में जो है प्रोसेस आगे बढ़ानी है। ठीक है, गलत फॉर्म नहीं भरना है, गलत इन्फॉर्मेशन के साथ में फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करनी है।
ठीक है, आपको भी अगर कोई डाउट अभी से है या फिर आपने अगर कुछ सोचा है एग्जाम के बारे में, कोई भी आपको डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। ठीक है, अगर वो जो है आपका वन लाइनर वाला क्वेश्चन होगा तो मैं वहीं पे जवाब दे दूंगी, नहीं तो वीडियो फॉर्म में जो है आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।